जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आज के इस सेशन में जानेंगे भारत के वीर सपूत छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। इसे स्टार्ट करने से पहले आप सबको छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 19 फरवरी का दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में मनाया जाता है। छत्रपति संभाजी और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ना सिर्फ मराठाओं के, ना सिर्फ महाराष्ट्र के, बल्कि हर एक भारतीय के माथे के तिलक समान है। माथे का तिलक जो हमारा गौरव दर्शाता है, जो हमारा आत्मसम्मान दर्शाता है। भले उनकी लड़ाई अपने टाइम में औरंगजेब से रही हो, लेकिन संसार में औरंगजेब खत्म नहीं हुए। वो एक औरंगजेब था, मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह, जिसको अपने हाथी घोड़ों का, अपनी विशाल सेना का घमंड था। आज औरंगजेब होते हैं जिनको अपने पैसे का, अपने रिसोर्सेस का घमंड होता है। तो ऐसे घमंडी औरंगजेब आपको संसार में, टाइम में, हर जगह मिलेंगे। और इस वजह से हर भारतीय का, जिसके अंदर आत्मसम्मान है, जिसके अंदर अपना गौरव है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, उनके पेशवा, हर भारतीय के लिए आदर्श है। कि सामने कितना बड़ा भी औरंगजेब क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी उसकी ताकत क्यों नहीं हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना है। छत्रपति संभाजी महाराज के पूरे शरीर को छील दिया गया था कोड़ों से मारकर, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी। उनकी लड़ाई थी अपने धर्म, अपने आत्मस्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान और बाकियों के आत्मसम्मान को बचाने की। और इसलिए हमारे आदर्श है। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। इस सेशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट सेशन में हम छत्रपति संभाजी महाराज और उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम पूरे मराठा एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले पेशवा, उनके बारे में जानेंगे। बाकी और डिटेल्स भी। कुछ रीजंस की वजह से हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में या सिविल सर्विसेज के सिलेबस में मराठा किंगडम से रिलेटेड, मराठा एम्पायर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम है, या जो कुछ भी थोड़ा इंफॉर्मेशन है उससे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। इस वजह से क्लास के एटमॉस्फेयर में कई बार वो डिस्कशन नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। जितना कंट्रीब्यूशन इनका है उतना ज्यादा हम उन्हें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं सिलेबस के थ्रू। तो इसलिए आज इस स्पेशल सेशन में हम इनके बारे में जानेंगे। एक अच्छी मूवी भी आई है छावा, विक्की कौशल उसमें एक्ट कर रहे हैं, बाकी विनीत हैं, आशुतोष राणा हैं, बाकी अदर एक्टर एक्ट्रेस हैं। अच्छी मूवी बनाई गई है। जब भी आपको वक्त मिले आप उस फिल्म को भी देखने जा सकते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। आज के सेशन में हम फिल्म की बात नहीं करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बनते हैं, फिर संभाजी महाराज राजा बनते हैं, कैसे मुगलों से उनकी लड़ाई थी, क्यों मराठा पावर का राइज होता है, और जो डिटेल्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस से इंपॉर्टेंट है, उन डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। दैट वुड बी द पर्पस ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब हम छत्रपति संभाजी महाराज तक जाएं तो उससे पहले हमें यह जानना होगा कि जो मराठा पावर है, जो मराठा ग्लोरी है, उसके राइज करने के फैक्टर्स क्या थे। क्या फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स की वजह से मराठा पावर का राइज होता है, मराठा ग्लोरी की राइज होती है। ये मैंने तुम्हारे लिए माइंड मैप बनाकर प्रेजेंट कर दिया है ताकि आप इसको इजीली अपने माइंड में रख सकें, इजीली ध्यान रख सकें, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आए तो बना सकें और समझने में भी आसानी हो। तो पहला फैक्टर क्या है, माउंटेनियस रीजन एज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फैक्टर। महाराष्ट्र का, इंडिया के वेस्टर्न घाट का जो माउंटेनियस रीजन है, यह माउंटेनियस रीजन एक स्ट्रेटेजिक फैक्टर, एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर रहा था मराठा पावर के राइज के लिए। क्योंकि इन्हीं माउंटेनियस रीजन में पल बढ़कर, जन्म लेकर, बड़े होकर छत्रपति शिवाजी, संभाजी, बाजीराव, उनके पिता बालाजी विश्वनाथ और बाकी मराठा वॉरियर्स बड़े हो रहे थे। उनके लिए ये माउंटेनियस रीजन, उसका एक एक चप्पा घर के आंगन की तरह जाना होता था। लेकिन जो दुश्मन होता था, दुश्मन को इस माउंटेनियस रीजन के माउंटेन पासेस की जानकारी नहीं थी, इसलिए उसके लिए बड़ा नया था। तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन्हें मिल गया था ताकि दुश्मन की सेना को रोक सके। और फिर उससे रिलेटेड हो गया गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स, गुरिल्ला टैक्टिक्स। गुरिल्ला टैक्टिक्स मींस सडन अपने दुश्मन पर अटैक करना। जब तक वो आपके वॉर फॉर्मेशन को समझ पाए तब तक उसका काम तमाम। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स कैसे पॉसिबल है? फील्ड रीजन में ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फील्ड रीजन में आर्मी आमने सामने है। तो यहां पे मिलिट्री फॉर्मेशन को समझने का, जैसे सपोज यहां पे एक ग्रुप है ए, दूसरा ग्रुप है बी,
तो दोनों को एक दूसरे के मिलिट्री फॉर्मेशन समझने का टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर जो दूसरा ग्रुप बी है, ये ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी माउंटेनियस रीजन में, माउंटेनियस पासेस में है, तो यहां छिपकर माउंटेन के साथ या फिर जो फॉरेस्ट रीजन के साथ उसी रंग में ढलकर कैमोफ्लेज की बात करते हैं। आज भी आर्म्ड फोर्सेस में कैमोफ्लेज सिखाया जाता है ताकि आप जिस रीजन में हो उस रीजन के जैसा ही बन जाएं और सामने वाले अपोनेंट को मौका नहीं दे संभलने का, वो आपको देख भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए, आंखों के सामने रहकर भी देख नहीं पाए, क्योंकि सामने तो दिखेगा कि ये तो पहाड़ है, ये पेड़ है। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स, छिपकर अचानक से अटैक करना, दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देना, उसके लिए माउंटेनियस रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, क्योंकि अच्छा राजा बनना है तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अपने आप को राजा डिक्लेयर करने से पहले, छत्रपति डिक्लेयर करने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एक्वायर किया। उन्होंने अपने पिता से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस सीखा, अपने मेंटोर से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस सीखा, अपनी मां जीजाबाई से महाभारत और रामायण की कहानियों से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस सीखा कि एक अच्छे राजा के क्या गुण होते हैं, और ठीक यही चीज पास किया अपने बेटे में, फिर उन्होंने आगे, और इस तरह से बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के साथ साथ मराठा पावर का राइज होता है। इसमें बीजापुर और अहमदनगर, जिसके साथ आगे जाकर मराठाओं की लड़ाई भी होगी, लेकिन कभी जब मराठा चीफ बीजापुर और अहमदनगर के अंदर काम करते थे तो वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उन्हें मिला वो मराठा साम्राज्य बनाने में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट, आज हम आसाम की धरती पर हैं, यहां पे श्रीमंत शंकर देव के भक्ति मूवमेंट के प्रयास, और ठीक इसी तरह वेस्टर्न घाट वाली रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में संत तुकाराम के भक्ति मूवमेंट के प्रयास। छत्रपति शिवाजी की जिंदगी में भक्ति मूवमेंट, सेंट संत तुकाराम, सेंट तुकाराम, सेंट रामदास, इनका काफी इंपैक्ट था। इवन संत रामदास जी को तो शिवाजी का गुरु भी माना जाता है। तुकाराम जी उनसे सीनियर है, उनका भी इंपैक्ट है शिवाजी के लाइफ पर, क्योंकि जहां भक्ति मूवमेंट होगी वो समाज टॉलरेंट बनेगा। वो समाज किसी को हिंदू बोलकर, किसी को मुसलमान बोलकर, किसी को किसी और धर्म का बोलकर अपने से भेदभाव नहीं करेगा। यही गलती तो औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर था जो नॉन मुस्लिम्स को अपने से हे नजर से देखता था, छोटे नजर से देखता था। इवन नॉन मुस्लिम्स तो क्या, सियाओं के लिए भी उसके जो अप्रोच थे वो अप्रोच काफी क्रिटिकल थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी और फिर उनके जो वंशज हैं वो भक्ति मूवमेंट की सोसाइटी में, एक ऐसी सोसाइटी में जहां पे भक्ति का मार्ग बताया जा रहा है, वहां पलकर बड़े हो रहे हैं। तो इन्होंने जो टॉलरेंट बिहेवियर है ये इनके अंदर बचपन से दिया जा रहा था, बचपन से भरा जा रहा था, तो आगे जाकर एक अच्छे राजा होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई इस्लाम के अगेंस्ट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई थी औरंगजेब के अगेंस्ट, जो हर किसी पर अपने ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक प्रैक्टिसेस इंपोज करने की कोशिश करता था। तो लड़ाई धर्म के लिए नहीं है, लड़ाई यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म या बाकी धर्म के ऊपर औरंगजेब ने जो अत्याचार शुरू किया था उस अत्याचार को चैलेंज करना, यह लड़ाई थी छत्रपति शिवाजी की, संभाजी की और बाकी मराठाओं की। एंड देन एबल लीडरशिप ऑफ छत्रपति एंड हिज पेशवाज। पेशवाज ये पढ़ेंगे हम लोग, पूरा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, वहां पे अष्ट प्रधान के बारे में पढ़ेंगे कि 8 मिनिस्टर्स होते थे, क्या रोल होता था। सेकेंड सेशन में पेशवा उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेशवा, पेशवा बाजीराव, चितपावन ब्राह्मण फैमिली से। तो इन सब के रोल के वजह से मराठा पावर एक स्ट्रॉन्ग पावर के फॉर्म में इमर्ज करता है। दीज आर द फैक्टर्स। अब फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद हम आगे चलते हैं मराठा पावर के फाउंडेशन पर। छत्रपति शिवाजी महाराज आज 19 फरवरी को जिनकी जयंती है, और छत्रपति संभाजी महाराज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनकी जयंती है 14 मई को, 14 मई को। ठीक है, बड़ा अच्छा सौभाग्य है, बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है। इस सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए मैं पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहा था, बट कई रीजन से टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज छत्रपति शिवाजी की जयंती पर वो मौका मिला, और आज मेरे तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी को लेकर। हम बेसिक्स की बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में होता है, 1630 में, शिवनेरी पुणे में। ठीक है, इनके पिता कौन?
छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता हैं शाहजी भोसले, मतलब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? भोसले फैमिली से, भोसले क्लैन से, महाराष्ट्र के। और इनकी माता जी थी जीजाबाई, जो कि यादव या जाधव क्लैन से बिलोंग कर रही है। ये पूछा जाता है, भोसले इनके फादर के साइड से क्लैन हो गया, फैमिली हो गई, और यादव या जाधव इनके माता जी के साइड से क्लैन या फैमिली हो गई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इनके मेंटोर का नाम दादाजी कोंडेव, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले के डेथ के बाद छत्रपति शिवाजी की अपब्रिंगिंग उनकी माता और साथ में उनके जो मेंटोर हैं दादाजी कोंडेव, उन्होंने किया था। इन दोनों का छत्रपति शिवाजी की जिंदगी पे काफी इंपॉर्टेंट रोल है। माता जीजाबाई जो हैं, माता जीजाबाई इन्हें रामायण, इन्हें महाभारत के उपदेश, उनकी कहानियां सिखा रही हैं, कुछ देखेंगे हम लोग। माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को समझाया कि हर औरत, जैसे तुम अपनी माँ की रक्षा करते हो, अपनी माँ का सम्मान करते हो, वैसे ही हर माँ हर औरत का सम्मान करना है। और ये एक बड़ा इंपैक्ट था छत्रपति शिवाजी के लाइफ पर। एंड एक देखो, एक बड़ा अच्छा संयोग क्या है, छत्रपति शिवाजी को तो उनकी माँ बड़ी कर ही रही हैं, छत्रपति संभाजी की भी जो अपब्रिंगिंग है वो भी जीजाबाई ने ही की है गाइज। तो जिस तरह से शिवाजी को उनकी माँ ने अच्छे संस्कार दिए, वही संस्कार जीजाबाई जो हैं अपने पोते संभाजी को भी दे रही हैं, शंभू राजे को भी दे रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने क्या बात कहा कि जीजाबाई शिवाजी को बचपन से ही कहानियां सुना रही हैं। एक मेंशन यहां पर है, बड़ी अच्छी अमर चित्र कथा का एक स्क्रीनशॉट लेके मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। देखिए क्या है, यहाँ पे जीजाबाई जो है उन्हें महाभारत और रामायण की कहानियां सुना रही हैं। तो एक कहानी में वो क्या बोल रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है गीता में, महाभारत में, कि इंसान को अपना कर्तव्य करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। इवन अपना कर्तव्य करते हुए अगर डेथ भी आ जाए तो भी अपने फर्ज से, अपने ड्यूटी से, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो फिर ये जो बच्चे हैं शिवाजी, जो अभी चाइल्ड हैं, वो पूछ रहे कि माँ मेरी ड्यूटी क्या है? क्या मेरी ड्यूटी है टू फाइट फॉर अ फॉरेन किंग, किसी दूसरे राजा के लिए लड़ना, और टू फाइट फॉर माई पीपल अगेंस्ट द किंग, या फिर अपने लोगों के लिए लड़ना राजा के अगेंस्ट जाकर? क्या है मेरी ड्यूटी? तो इनकी मां इन्हें समझाती हैं, योर ड्यूटी लाइज इन फाइटिंग फॉर योर पीपल, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के आत्मसम्मान के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ना, यही तुम्हारा फर्ज है। और ऐसे कई कहानियां हैं जिनको अमर चित्रकथा की हेल्प से या बाकी फोक स्टोरीज की हेल्प से लोगों को सुनाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे अपने पूर्वजों के बारे में, छत्रपति शिवाजी, संभाजी, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में सुनेंगे, तभी उनके रास्ते पर चल पाएंगे। काफी जरूरी है। अब आगे हम छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड जो फेमस बैटल्स हैं, जो फेमस इंसिडेंसेस है, उनकी बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने मराठा साम्राज्य को फाउंड किया। फेमस बैटल की शुरुआत होती है बैटल ऑफ प्रतापगढ़ से, अराउंड 1659। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 किन दोनों के बीच हो रहा है? छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बीच। अफजल खान जो कि बीजापुर को रिप्रेजेंट कर रहा था। कम नंबर ऑफ सोल्जर्स के साथ भी, शिवाजी के पास नंबर ऑफ सोल्जर्स कम थे, लेकिन बहादुरी की कमी नहीं थी। देश के लिए, मिट्टी के लिए, धर्म के लिए जान देने का उनमें जज्बा बिल्कुल कम नहीं था, नंबर भले कम हो दुश्मन से। तो लड़ाई चलती है, लड़ाई कंक्लूसिव नहीं हो पाती है। तो ये जो अफजल खान है, अफजल खान छत्रपति शिवाजी को मिलने बुलाता है, पर धोखा था इसके मन में। धोखा क्या था कि वो छत्रपति शिवाजी को कैद करना चाहता था। यहां पे छत्रपति शिवाजी ने चतुरता दिखाई, फुर्ती दिखाई, और अपने बाघ नक्खे से, ये आप सीन देख रहे हो, यहां से खून बह रहा है, बाघ नक्खा हाथ में पहनते थे इसे, टाइगर क्लॉ, बाघ नक्खा, मतलब जो बाघ के नाखूनों के समान शार्प हो, जिसको हाथ में पहना जा सकता है। बाघ नक्खे से मारकर अपने से ज्यादा हाइट से, अपने से ज्यादा लंबा चौड़ा दिखने वाले अफजल खान को छत्रपति शिवाजी ने मारा। और बच्चे बच्चे, घर घर में, मराठा घर घर में छत्रपति शिवाजी की बहादुरी की कहानियां गूंजने लगी। एक बड़ा फेमस इंसिडेंस था ये, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, छत्रपति शिवाजी वर्सेस अफजल खान। अफजल खान किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बीजापुर को। इस बैटल के बाद भी आगे, इस बैटल के बाद दो और फेमस बैटल होते हैं, बैटल ऑफ कोल्हापुर एंड बैटल ऑफ पवनखिंड। ही इज एक्चुअली एन एक्टर, अक्षय खन्ना, बढ़िया एक्टर है।
एंड अभी औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे हैं जिस मूवी की हम बात कर रहे थे छावा का, अच्छा एक्ट इन्होंने भी किया है, सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड हिज इमेज। वैसे भी हमारे पास एक्चुअल फोटो तो नहीं है, पोर्ट्रेट वगैरह ही है। पोर्ट्रेट के बारे में मुगल पेंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर में। आगे जाकर छत्रपति शिवाजी बैटल ऑफ कोल्हापुर और बैटल ऑफ पवनखिंड लड़ते हैं। इन बैटल से धीरे धीरे जब छत्रपति शिवाजी अपने पोजीशन को स्ट्रांग कर रहे थे, छत्रपति शिवाजी को इन बैटल्स में विक्ट्री मिल रही है, इन बैटल्स में सक्सेस मिल रहा है, तो धीरे धीरे हमारा जो औरंगजेब है अब उसकी अलार्म की घंटी बजनी शुरू हो गई कि अब दक्कन में या फिर वेस्टर्न घाट के रीजन में एक नया पावर राइज हो रहा है जो मुझे चैलेंज करेगा, जो उसके एट्रोसिटीज को चैलेंज करेगा, जो जुल्म वो अपने लोगों पर कर रहा था, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, सिया मुस्लिम्स के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर। टैक्स रेट काफी बढ़ा दिए थे औरंगजेब ने। ऑर्थोडॉक्स इंसान था, इसने म्यूजिक बैन कर दिया था। बिना संगीत के जिंदगी की क्या कल्पना हो सकती है। तो अब इसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी कि अब कोई मुझे चैलेंज करने वाला होगा। और जब खतरे की घंटी बजी तो इसने फिर अपने गवर्नर्स को भेजना शुरू किया। सबसे पहले ये क्या करता है, औरंगजेब क्या करता है, अपने गवर्नर को भेजता है, दक्कन का गवर्नर, डेक्कन का गवर्नर, किसको, शाहिस्ता खान को। और छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहिस्ता खान के बीच अराउंड 1660 में एक लड़ाई होती है। ये लड़ाई फिर से लड़ाई वही हुआ कि बहादुरी के साथ लड़े, पर कंक्लूसिव नहीं हो रहा था, कुछ रिवर्सेस भी फेस करने पड़े छत्रपति शिवाजी को। लेकिन अगेन उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और रात के वक्त रेड करते हैं शाहिस्ता खान के कैंप में, उसको बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं। औरंगजेब इससे बड़ा भन्ना जाता है, बड़ा गुस्सा जाता है और उसको बुलाकर बंगाल भेज देता है पनिशमेंट के फॉर्म में कि तुम बंगाल लिख लो, तुम्हारे वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। बर्दाश्त नहीं हो रहा था औरंगजेब से छत्रपति शिवाजी का राइज, तो गुस्सा भी उसके अंदर भरा हुआ है। इसके बाद फिर अब जब औरंगजेब देखता है कि उसके गवर्नर उसको छत्रपति शिवाजी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्हें हरा नहीं पा रहे हैं, तब यह एक नया प्लान बनाता है। क्या प्लान बनाता है, छत्रपति शिवाजी जो हिंदू ग्लोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदू ग्लोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मुसलमानों को या जो नॉन हिंदूज थे उनको हिंदू बनाने की बात नहीं कर रहे, हिंदू ग्लोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली हिंदू ग्लोरी, जो लोग औरंगजेब से सताए हुए थे उन सब की ग्लोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके अगेंस्ट ये एक दूसरे हिंदू रूलर को खड़ा कर देता है। कौन, आमेर का राजा, राजा जय सिंह। ये वही आमेर है जहां के राजा भारमल थे, जहां की पुत्री के साथ अकबर का विवाह हुआ था, राजा जय सिंह ऑफ आमेर। बड़े चालाकी से औरंगजेब ने, ये जो साइड है ये औरंगजेब को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़े चालाकी से औरंगजेब ने दो हिंदू राजाओं को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया था। ये जो हिंदू राजा हैं ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये जो राजा जय सिंह है आमेर के, ये औरंगजेब के अंदर उसके मनसबदार बन के लड़ रहे हैं। राजा जय सिंह एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर आता है और पुरंदर फोर्ट को, यहाँ जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हमने देखा है, यहाँ पे पुरंदर फोर्ट है, उस फोर्ट को कैप्चर कर लेता है, जिसमें छत्रपति शिवाजी की माता भी तभी प्रेजेंट थी और बाकी फैमिली मेंबर्स। अब जो सिचुएशन था, सिचुएशन बड़ा टेंस्ड था। और फिर राजा जय सिंह छत्रपति शिवाजी को फोर्स करता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है, याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 से छत्रपति शिवाजी को कई फोर्ट सरेंडर करने पड़ जाते हैं, जिसमें एक फेमस फोर्ट था कोंढाना। इसके ऊपर भी बड़ी फेमस कहानियां लिखी गई हैं। तानाजी मालुसरे के बारे में एक तानाजी नाम की मूवी भी आई थी, कोंढाना फोर्ट को जीतने को लेकर वापस। तो फिलहाल ट्रीटी ऑफ पुरंदर से कोंढाना फोर्ट और बाकी फोर्ट सरेंडर करने पड़ जाते हैं छत्रपति शिवाजी को जय सिंह के हाथों। जय सिंह जो कि औरंगजेब को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन छत्रपति शिवाजी यहां रुकते नहीं हैं। उसके बाद भी लड़ाई जारी रहती है और धीरे धीरे करके उन फोर्ट्स को आजाद करवा लिया जाता है। वो फोर्ट्स औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकाल लिए जाते हैं। एंड फाइनली बैटल ऑफ सालहेर नाम का एक इंसिडेंट है 1672 में। इस बैटल ऑफ सालहेर में औरंगजेब को काफी ज्यादा रिवर्सेस का सामना करना पड़ता है और छत्रपति शिवाजी यहां पे फॉर्मली एक टाइटल अडॉप्ट करते हैं। कौन सा टाइटल? छत्रपति महाराज। अब औरंगजेब बेचारा पूरी तरह से हार चुका था। यहां पे हार चुका था इन द सेंस कि वो दिल्ली का तख्त नहीं खोया था उसने, पर उसके हौसले परास्त हो चुके थे। और यहां पे ये छत्रपति महाराज का टाइटल रायगढ़ या राजगढ़ में एज्यूम करते हैं।
बट शायद समय को कुछ और मंजूर था। फीवर की वजह से वो फीवर इनके दिमाग पर चढ़ता है, काफी हाई फीवर होता है। एक बहादुर इंसान जो औरंगजेब की सेना के आगे नहीं झुका, जिसको तलवार की चोट नहीं हरा पाई, बट समय के हाथों मजबूर थे और हाई फीवर के वजह से छत्रपति शिवाजी की डेथ होती है 1680 के टाइम में। छत्रपति शिवाजी की डेथ के बाद अब आगे मराठा एम्पायर को संभालने की जिम्मेदारी आती है उनके बड़े बेटे पर, उनके बड़े बेटे शंभू राजे पर, या छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको शंभू राजा भी बुलाया जाता था। छावा, छावा मराठी में शेर के बच्चे को बुलाते हैं, टाइगर्स कब। छत्रपति शिवाजी महाराज शेर, तो उनका बच्चा छावा, शेर का बच्चा शेर। औरंगजेब ने सोचा कि अब छत्रपति शिवाजी नहीं रहे तो अब औरंगजेब का रास्ता क्लियर हो जाएगा और वो पूरे मराठा टेरिटोरी को भी जीत लेगा। पर बेचारे को पता नहीं था कि जो बहादुरी, जो दिलेरी छत्रपति शिवाजी के अंदर थी, जो उन्होंने अपने माँ से, अपने पिता से, अपने मेंटोर से, दादाजी कोंडेव से सीखा था, ठीक वही बहादुरी के किस्से छावा, शंभू राजे या आगे जो राजा बन रहे हैं छत्रपति संभाजी, इन्होंने भी जीजाबाई से वही बहादुरी के किस्से सुने थे। बहुत कम उम्र में, 32-33 साल की उम्र में इनकी डेथ होगी। लेकिन बात कहते हैं ना कि डेथ आपके जिंदगी का अंत हो सकता है, लेकिन आपकी कहानी का अंत नहीं होता है। आपका शरीर मर सकता है, आत्मा नहीं मरती है। 21-23 साल की उम्र में तो भगत सिंह की भी डेथ हो गई थी, फांसी देके अंग्रेजों ने मार दिया था, बॉडी को पीसेस में कट करके केरोसिन डाल के जला दिया। पर क्या भगत सिंह मर गए? भगत सिंह के विचार मर गए? नहीं। तो वही शंभू राजे या छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है। छत्रपति संभाजी महाराज जिनकी अपब्रिंगिंग जीजाबाई कर रही हैं, तो जो अपब्रिंगिंग उनको मिली शिवाजी को, वही अपब्रिंगिंग शंभू राजे को भी मिल रही है, छत्रपति संभाजी महाराज को भी मिल रही है। इनकी छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती, इनकी जयंती हम 14 मई को मनाते हैं। और आज कोइंसिडेंस क्या है कि आज क्या तारीख है? 19 फेब। आज हम किन की जयंती मना रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट जयंती के बारे में। अब जीजाबाई जो इनकी दादी माँ थी, उन्होंने ही इनकी अपब्रिंगिंग की। जो बहादुरी छत्रपति शिवाजी के अंदर थी, वही बहादुरी शंभू राजे के अंदर भी थी। अपनी बहादुरी को साबित इन्होंने काफी कम उम्र में कर दिया था, जब 16 साल की उम्र में ये अपनी पहली लड़ाई जीतते हैं। 16 साल की उम्र में इस लड़ाई को लीड भी किया और इस लड़ाई को जीता भी। तभी इनके पिता ही राजा हैं, बड़ी उनके प्रिंस के हैसियत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ाई को जीत भी रहे हैं। मतलब बहादुरी की कमी इनके पास बिल्कुल नहीं थी, बचपन से बहादुर थे। उधर औरंगजेब जो दिल्ली में बैठा है, वो औरंगजेब अब इस फिराक में है कि अब मराठाओं को घुटने पर ला देगा। लेकिन सामने जो अपोनेंट है, सामने वाला अपोनेंट हारने वाला नहीं था। सामने वाला अपोनेंट लड़ा है, वो लड़ रहा है अपने दोस्तों के साथ। जैसे कवि कलश का मेंशन होता है, कवि कलश, कवि कलश, ये कवि सिर्फ कविता का पाठ नहीं पढ़ते थे, ये कवि कविता का पाठ पढ़ते थे जिससे नस नस में जोश का प्रवाह हो, जिससे तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रभाव हो तुम्हारे मस्तिष्क पर कि शरीर के अंग अंग कट जाएं, लेकिन फिर भी हाथ जो है वो तलवार ना छोड़े। ऐसे कई कवियों का प्रभाव रहा है। हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उनकी दोनों आंखें खराब करके मोहम्मद गौरी कोर्ट में बुलाया था, और उनके साथ भी उनके कवि थे, उनके दोस्त थे, उनके सैनिक थे, बाण भट्ट। पृथ्वीराज चौहान और यहां शंभू राजे, बाण भट्ट नहीं, चंदबरदाई। पृथ्वीराज चौहान के जो कवि मित्र हैं, बाण भट्ट नहीं, क्या, चंदबरदाई। और यहां शंभू राजे या संभाजी महाराज के जो मित्र हैं, जो कवि हैं, जो सैनिक भी थे, कवि कलश। दोनों में देखो समानता क्या है। पृथ्वीराज चौहान को भी अरेस्ट करके मोहम्मद गौरी के सामने रखा गया है, तरह तरह के टॉर्चर उनके ऊपर किए गए। संभाजी महाराज को भी औरंगजेब ने अरेस्ट करके रखा है, तरह तरह से टॉर्चर कर रहा है। उनके शरीर की पूरी चमड़ी उतार दी गई थी,
जब भगवान शिव को याद करके मंत्र पढ़ रहे हैं तो आंख निकाल लिया गया था, नाखून छील दिए गए थे। जो इनह्यूमन फॉर्म का टॉर्चर हो सकता है, हर उस इनह्यूमन फॉर्म का टॉर्चर औरंगजेब ने दिया। लेकिन ना तो संभाजी महाराज हारे, ना ही उनके दोस्त। ठीक ऐसा ही चंदबरदाई और उनके दोस्त पृथ्वीराज चौहान का है। जहां चंदबरदाई ने वो पाठ पढ़ा था पृथ्वीराज रासो में जो मेंशन्ड है, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ते ऊपर सुल्तान बैठा है मच्छू को चौहान। कुछ ऐसी ही बहादुरी के किस्से यहाँ कवि कलश और संभाजी महाराज के हैं। औरंगजेब की कैप्टिविटी में है, शरीर का अंग अंग कटकर गिर रहा है, लेकिन फिर भी आत्मसम्मान, गौरव, गुरूर, सर नहीं झुक रहा है। यह हर भारतीय के लिए आदर्श है। यही वो कहानी है जो हर भारतीय को याद रखनी चाहिए। पर आखिर हुआ वही जो समय को, जो भाग्य को मंजूर था। और समय और भाग्य को क्या मंजूर था कि काफी कम उम्र में, अपने 30s में ही, बस 30s की शुरुआत हुई थी, पहले कवि कलश को और फिर शंभू राजे को, छत्रपति संभाजी महाराज को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। कुल्हाड़ी से सर काटकर उनके बॉडी के पीसेस कर देता है औरंगजेब, अपनी गुस्सा को शांत करने के लिए। दूसरा इंसान औरंगजेब के विरुद्ध लड़ रहा है, औरंगजेब के धर्म के अगेंस्ट नहीं। दूसरा इंसान औरंगजेब के विरुद्ध लड़ रहा है क्योंकि औरंगजेब ने धर्म को ढाल बना लिया था, और उस धर्म को ढाल बनाकर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। तो इतिहास में औरंगजेब और ऐसे कई राजा हैं, चाहे वो अंग्रेज रहे हो या दूसरे राजे रहे हो या अभी प्रेजेंट में हो, ऐसे कई लोग होंगे जो अपने घमंड के वजह से, अपने गुरूर के वजह से सामने वाले के आत्मसम्मान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बट हमेशा छत्रपति संभाजी, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह अंग्रेज थे, वो औरंगजेब थे तभी। ये लोग हमेशा हमारे लिए आदर्श का काम करेंगे। अल्टीमेटली कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, लेकिन अपनी मृत्यु के पश्चात भी इन्होंने वो हासिल कर लिया जो कई इंसान को जीते जी अपनी जिंदगी में हासिल नहीं हो पाता है। अपनी मृत्यु के पश्चात भी इन्होंने मराठाओं के अंदर, बाकी भारतीयों के अंदर वो चिंगारी भर दी, जो चिंगारी आगे जाकर मुगल साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर देती है। और होता वही है, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल साम्राज्य अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है। इवन आगे जाके जो मुगल एम्पायर बनेगा, वो मुगल एम्पायर तो मराठाओं के हाथ का पपेट बनेगा। आगे की कहानी वही शुरू होती है जब साहू जी महाराज छत्रपति बनेंगे, मराठाओं के नए राजा बनेंगे, और फिर उनके पेशवा आएंगे। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ और फिर उनके पुत्र पेशवा बाजीराव भल्लार, चीते की चाल बाज की नजर वाले। अगले सेशन में हम लोग आगे छत्रपति साहू जी महाराज और उनसे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट था, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का टैक्सेशन सिस्टम, चौट एंड सरदेशमुखी, उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।